जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप तो जी स्टूडेंट। तो हम अपने ये मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसर्च में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें एक मेन टर्म है पॉपुलेशन, के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है यूनिट ऑफ एग्रीगेट। किसी भी चीज़ का जो एग्रीगेट होता है वो पॉपुलेशन है, ठीक है। या फिर आप जितना कह सकते हैं जितना टोटल है वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो ये एक पॉपुलेशन है। मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो ये एक पॉपुलेशन है। अब इसमें से अगर आएँ तो पॉपुलेशन दो टाइप की, मेन इसकी टू टाइप होती हैं। या तो फिनिट पॉपुलेशन होती है या इनफिनिट होती है। या तो फिनाइट पॉपुलेशन होगी या इनफिनाइट पॉपुलेशन होगी। तो इन दोनों में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिनाइट पॉपुलेशन कौन सी है? फिनाइट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है जो कि अकाउंटेबल हो, ऐसी पॉपुलेशन जिसे हम अकाउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास, तो आप अकाउंट कर सकते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, अकाउंट कर सकते हैं आप कितने हैं। नंबर ऑफ़ चेयर इन क्लास, तो आप अकाउंट कर सकते हैं कितनी है। तो ऐसी पॉपुलेशन जिसे हम अकाउंट कर सकते हैं वो फिनाइट पॉपुलेशन है। और इनफिनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है? अनअकाउंटेबल। ऐसी पॉपुलेशन जिसे हम अकाउंट नहीं कर सकते वो इनफिनाइट पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ़ स्टार ऑन द स्काई, नंबर ऑफ़ हेयर ऑन द हेड, तो ये ऐसी पॉपुलेशन है जिसे हम अकाउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया है कि ये मेन टू टाइप की होती है, या तो फिनाइट पॉपुलेशन है या इनफिनाइट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद जो इसमें से एक टर्म आती है सैंपल। सैंपल क्या चीज़ है? सैंपल है सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से जो चीज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो सैंपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लास है तो ये एक पॉपुलेशन है, उसमें से मैं एक बच्चा सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसे मैं CR बना देता हूँ। तो वो जो चीज़ मैंने सिलेक्शन किया वो क्या है? सैंपल है। उसी की बेस पे, सैंपल की बेस पे वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा CR। इसी तरह मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ आपको, बिरयानी की देग बनी है तो ये एक पॉपुलेशन है। अगर उसमें से थोड़ा सा लेके आप चेक करते हो ये कैसी बनी है, तो जो चीज़ आप लेके चेक कर रहे हो वो क्या है? सैंपल है। तो सैंपल ऐसी चीज़ है जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक हो गया। पॉपुलेशन और सैंपल में आपको डिफरेंस पता लग गया। इसके बाद आगे आएगा सैंपलिंग क्या है। सैंपलिंग, सैंपलिंग अब बात आएगी। सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग होता है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल, यानी ऐसा मेथड, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल, यानी ऐसा प्रोसीजर, ऐसा मेथड जिससे हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है? सैंपलिंग है। सैंपलिंग है कि जिस प्रोसीजर से हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे होंगे वो क्या है? सैंपलिंग है, ठीक होगी बात। अब अगर सैंपलिंग में आएँ तो इसकी जो बेसिक चीज़ है, सैंपलिंग में कुछ और भी टर्म इसमें यूज़ होती हैं तो ये सारी पता होनी चाहिए। फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे। सैंपलिंग, इसमें से एक चीज़ आती है सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम। इन दोनों में आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। सैंपलिंग यूनिट क्या है? सैंपलिंग यूनिट है ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल। हर सैंपल का जो एलिमेंट होता है वो क्या है? सैंपलिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट सैंपल बनाते हो, 2 2 के 2 2 2 3 2 4। अगर मैं ये सैंपल देखूं इसमें से 2, ये वाला 2 भी, ये भी 2, ये क्या है? सैंपलिंग यूनिट। हर सैंपल का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सैंपलिंग यूनिट। अगर मैं इसमें देखूं तो 2 भी एक सैंपलिंग यूनिट है, 3 भी एक सैंपलिंग यूनिट है। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट। तो जब आप इसका कंप्लीट फ्रेम बना देते हो, इसके बाद सैंपलिंग फ्रेम है। सैंपलिंग फ्रेम है कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट। जब सैंपलिंग यूनिट की आप कंप्लीट लिस्ट बना देते हो, ये देखो ये कंप्लीट लिस्ट बन गई है, ये कंप्लीट लिस्ट बन गई है, ये कंप्लीट लिस्ट बन गई है। तो ये जो कंप्लीट लिस्ट होती है इसे हम क्या बोलते हैं? सैंपलिंग फ्रेम। तो सैंपलिंग यूनिट और सैंपलिंग फ्रेम में डिफरेंस आपके एग्जाम में आ सकता है। पॉपुलेशन सैंपल में डिफरेंस आ सकता है। तो ये सारी मेन टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो पेपर में क्वेश्चन भी आता है, आपसे वो पूछता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक।
पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है। अब पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है द न्यूमेरिकल वैल्यू विच आर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। ऐसी वैल्यू जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा? पैरामीटर होगा। क्या पैरामीटर की डेफिनेशन है? द न्यूमेरिकल वैल्यू विच आर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। ऐसी वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से लेते हैं वो पैरामीटर है। द वैल्यू विच आर कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, जो कि हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। तो सैंपल की वैल्यू स्टैटिस्टिक्स होती हैं, पॉपुलेशन की वैल्यू पैरामीटर होती हैं। तो ये इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पैरामीटर स्टैटिस्टिक काफ़ी अगर हम इसमें देखें, ये कुछ नोटेशन है, ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होंगी। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, सैंपल के मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। है दोनों मीन, पॉपुलेशन का मीन म्यू है, सैंपल का मीन एक्स बार है। फॉर एग्जांपल क्लास में 50 स्टूडेंट है, अगर मैं 50 स्टूडेंट का मीन लूँगा तो वो पॉपुलेशन का मीन है। उसमें से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं उसका मीन लेता हूँ, तो वो सैंपल है। जो चीज़ सेलेक्ट होगी वो सैंपल है, टोटल जो है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के मीन को म्यू बोलते हैं, सैंपल के मीन को एक्स बार बोलते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन के वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, सैंपल के वेरिएंस को एस स्क्वायर बोलते हैं। पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं, पॉपुलेशन के सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को एस बोलते हैं। अब ये देखें म्यू, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा कहाँ से कैलकुलेट हुए हैं? पॉपुलेशन से। तो ये मेरे पास पैरामीटर होंगे। ये क्या चीज़ होगी? पैरामीटर। अब ये देखो एक्स बार, एस स्क्वायर एंड एस कहाँ से हमने कैलकुलेट किए हैं? सैंपल से किए हैं, तो विच इज स्टैटिस्टिक्स। ऐसी वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से लेते हैं वो पैरामीटर है, ऐसी वैल्यू जो हम सैंपल से लेते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको अच्छी तरह इसका भी डिफरेंस दोनों में आना चाहिए। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में आती है, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। इन दोनों में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर जो होता है ना, सैम्पलिंग एरर होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर है। फॉर एग्जांपल ये देखें, सैम्पलिंग एरर मैंने आपको बताया सैंपल का मीन एक्स बार है, पॉपुलेशन का मीन म्यू है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सैम्पलिंग एरर। इसी तरह आप कह सकते हो कि एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर का भी डिफरेंस लें तो सैम्पलिंग एरर। सैंपल में और स्टैटिस्टिक्स में और पैरामीटर में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग एरर ऐसा एरर होता है विच अकर ड्यू टू डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, ये कब आता है? जब आपका सैम्पलिंग फ्रेम ठीक ना बना हो, या फिर आप कह सकते हो इट कैन अकर व्हेन वी प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन ही ठीक नहीं तरह देते हैं रिसर्चर को। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिसर्च करनी है जी, मैं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट से उनकी एज क्या है, इस पे मैंने रिसर्च करनी है, तो ठीक है स्टूडेंट मुझे एज ही नहीं ठीक बताते। जिसकी 25 ईयर है वो बता रहा है मैं 17 ईयर का हूँ, जिसकी 17 ईयर है वो बता रहा है मैं 22 ईयर का हूँ। तो डाटा तो सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन जब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूंगा मेरे पास रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। एनालिसिस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। उससे जो मेरे पास एरर आएगा वो कौन सा एरर होगा? नॉन सैम्पलिंग एरर, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन ही ठीक नहीं मिली। ठीक होगी बात। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सैम्पलिंग की दो टाइप हैं, या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग and non-probability sampling।
हाँ जी बच्चों, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच वी कैन यूज़ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार याद रखो, इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईच सैम्पलिंग यूनिट हैव इक्वल चांस फॉर सिलेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर सैम्पलिंग यूनिट के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने क्लास है, उसमें से मैंने एक बच्चा सेलेक्ट करना है बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैं क्या करता हूँ, मैं पर्चियाँ बना लेता हूँ, वो नीचे फेंक देता हूँ, उसमें से कोई भी एक पर्ची सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो मैं पर्ची सेलेक्ट करूँगा उसमें हर एक के इक्वल चांस हैं। ये नहीं है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है, जिसकी पर्ची निकल आई वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा मेथड जिसमें हर एक के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के, वो कौन सी टाइप है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ आ गई बात की? और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग की टाइप है जिसमें हर एक के इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के, उसके इन्वर्स है। उसमें एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांस थे, इसमें हर एक के इक्वल चांस नहीं होते। इसमें हम जो सिलेक्शन करते हैं वो एट आवर पर्सनल जजमेंट, अपनी पर्सनल जजमेंट पे हमने सिलेक्शन करनी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक के इक्वल चांस नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम अपनी पर्सनल जजमेंट पे सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्लास में से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करना, तो मैं उस पर कंडीशन लगा देता हूँ, मैं ऐसा बच्चा सेलेक्ट करूँगा जिसके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अब हर एक के इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने के, बच्चा वही सिलेक्ट होगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी है। तो ऐसी टाइप जिसमें हर एक के इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस था। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बाद आगे हम चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी डिफरेंट टाइप हैं। इसमें सिंपल रैंडम जो मेजर यूज़ होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, इसी तरह चलें तो आगे क्लस्टर सैम्पलिंग भी आती है, टू स्टेज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ही है। ये जो तीन है ये इसकी ज़्यादा मेजर टाइप है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये किस तरह सिलेक्शन करेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं। उस वक्त तक सैंपल सेलेक्ट करने हैं जब तक आपका टारगेट कंप्लीट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में, मैं क्लास की एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से मैंने 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने रोल नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर रोल नंबर 10 सेलेक्ट कर लिया, फिर रोल नंबर 15 सेलेक्ट कर लिया, फिर रोल नंबर 85 सेलेक्ट कर लिया। उस वक्त तक सेलेक्ट करता जाऊँगा जब तक मेरे 10 स्टूडेंट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? रैंडमली सिलेक्शन करते हैं, उस वक्त तक करते हैं जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट ना हो जाए। रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। इसके बरक्स अगर जो दूसरी टाइप है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड में क्या है? स्ट्रैटिफाइड में भी सिंपल सैंपल ही लेते हैं, फिर हम उसमें स्ट्रैटा बनते हैं, उन स्ट्रैटा में से जाके आगे हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो हम जो पॉपुलेशन होगी उसी में से सिलेक्ट कर लेंगे ना, इसमें स्ट्रैटा बनेंगे, फिर उसमें से सिलेक्शन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटा आप पूछ रहे होंगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्कूल है, उसमें जी टोटल स्टूडेंट हैं 100 स्टूडेंट है। अब 100 स्टूडेंट भी डिवाइड है, उसमें कुछ स्टूडेंट FSC के हैं, कुछ स्टूडेंट BSc के हैं, कुछ स्टूडेंट MSc के हैं, कुछ स्टूडेंट MPhil के हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी 25 ये हैं, 20 मेरे पास ये हैं, 20 ही मेरे पास ये हैं। ठीक है, 20 20 40 40 25 65 35 मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये हैं। चलें, ये मैं कह रहा हूँ टोटल मेरे पास 100 स्टूडेंट है। तो मैंने इनमें से अगर सैंपल, मैंने फॉर एग्जांपल बच्चे 10 ही सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? अब जो 10 सेलेक्ट करने हैं वो मैं कुछ बच्चे FSC में से सिलेक्ट करूँगा, कुछ BSc में से सिलेक्ट करूँगा, कुछ MSc में से सिलेक्ट करूँगा, कुछ MPhil में से सिलेक्ट करूंगा। यानी ये जो स्ट्रैटा है इसमें से जाके आगे सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह का जो मेथड आ जाए तो ये क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब आगे फिर इसकी भी डिफरेंट टाइप होती हैं। अब ये आप कहोगे कि ये इसमें 25 है, फॉर एग्जांपल हमने टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं 10 ही,
इसमें ज़्यादा हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हैं, फिर इसमें इक्वल इक्वल तो नहीं हम इसमें सेलेक्ट करते, वो फिर आगे इसकी जब चलेंगे तो फिर आगे इसकी इक्वल लोकेशन आ जाती है, प्रोपोर्शनल लोकेशन आ जाती है। इक्वल लोकेशन का मतलब होता है हर एक में इक्वल इक्वल ले लो। इक्वल इक्वल तब लिए जाते हैं जब सबकी पॉपुलेशन इक्वल हो। इस प्रोपोर्शनल लोकेशन आ जाता है कि जब आपके पास साइज देखकर सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। वो उसके डिफरेंट मेथड हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो जब हम आगे इसको लेके इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे। और फिर नंबर 3 पे आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम सैंपल जो सिलेक्ट करते हैं एवरी kth यूनिट के बाद, एवरी पैटर्न के बाद, उसमें कोई ना कोई सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में कोई पैटर्न हम सोच लेते हैं, उसी पैटर्न के मुताबिक हमने सैम्पलिंग करनी होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल kth यूनिट के बाद हमारे पास टोटल, मैं स्टूडेंट की एग्जांपल ये भी ले रहा हूँ तो यही लेके चलें, 20 स्टूडेंट है। मैं क्या करता हूँ, हर 5th स्टूडेंट कर दूँ। पहले मैंने रोल नंबर 5 सेलेक्ट किया, फिर रोल नंबर 10, फिर रोल नंबर 15, फिर रोल नंबर 20। तो मैंने क्या किया है, हर 5 के बाद एक कर लिया। तो मेरा जो पैटर्न है वो kth यूनिट क्या है 5, हर 5 के बाद एक बंदा सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब किसी पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। यानी मैंने आपको बताया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उस वक्त तक सेलेक्ट किए जाते हैं जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, स्टैटरम में से जाके फिर आगे सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल ही सिलेक्ट किए जाते हैं। वो सिस्टमैटिक में कोई पैटर्न ले लेते हैं, उसके मुताबिक ही हमने उसे लेकर आगे चलना होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी जितना बताया है ये सारी मैंने इसको आपको बताई हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप थी जो कि हमने इसमें डिस्कस की हैं, ठीक है। अब इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी डिफरेंट टाइप आती हैं, उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाता है, जजमेंट सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, वो भी डिफरेंट कंडीशन है, डाटा की नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप पे कौन सी सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ होगी, ठीक है बच्चों। अब ये इस लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक इसकी थ्योरी और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम देखेंगे किस तरह उसके सैंपल ड्रा होने हैं, विद रिप्लेसमेंट के साथ किस तरह सैंपल ड्रा किए जाते हैं, विदाउट के साथ सैंपल किस तरह ड्रा किए जाते हैं, और इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या है, डिफरेंस ऑफ मीन क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन क्या है। तो इंशाल्लाह फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वो बातें डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर आप की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो इसमें जो बेल का बटन है उसको भी आपने क्लिक करना है, ठीक है जी बच्चों। तो इस तरह आप वो मेरी आने वाली वीडियो भी अच्छी तरह देख सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।